हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में आपने बहुत सारा प्यार आपने दिखाया था और उसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और उन्हीं चीज़ का ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा डरा देगी। तो बगैर आपका वक्त बर्बाद करते हुए मैं सीधा जो है आपको कहानी की तरफ ले चलता हूँ। ये कहानी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक शहर कराची से है। कराची का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान का आखिरी सफ़र होता है। अक्सर जो है इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि वो मिट्टी में आके आखिर मिल ही जाता है। कराची का कब्रिस्तान भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन क्या होता है कि उस कब्रिस्तान का जो माहौल है रात के वक्त का, वो आपको पता है किस तरीके से रहता होगा। वहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। वहाँ का एक गार्ड था जिसका नाम था गुलाम नबी। अब गुलाम नबी जो है उसके लिए वहाँ की ड्यूटी रोज़ की तरह ही थी। जैसे रोज़ की ड्यूटी वो निभाते थे बिल्कुल वैसी थी। लेकिन ये जो रात थी ना, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली रात थी। एक ऐसी रात जो कि वो कभी भूल नहीं पाता। उसने कब्रिस्तान में बहुत सारे लोगों को देखा है और पकड़ा भी उसने। कई लोग जो वहाँ पे जुआ खेलने आते हैं या जो नशा करने आते हैं या जो शराब पीने आते हैं। लेकिन उस रात जिस बंदे को इसने पकड़ा था ना, वो कुछ और ही करने आया था वहाँ पे। दोस्तों, हुआ ये था कि गुलाम नबी को क्या हुआ था ना कि उसको दूर कहीं किसी कब्र से एक आवाज़ आ रही थी। उसको ये लगा कि यार कब्र से आवाज़ आना थोड़ा-सा अनयूजुअल था, ऑब्वियसली अनयूजुअल था। लेकिन ये बड़ा अजीब-सा था कि यार उस कब्र से किसी के कुछ खाने, चबाने ऐसे की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे। जब वो वहाँ पे गया, जाके क्या देखता है कि जो मिट्टी जो थी ना कब्र की, वो हिल रही थी वहाँ पे। और ये कब्र जो थी वो उसी दिन की लगाई हुई थी। जब वो थोड़ा-सा और पास जाके देखता है और टॉर्च मारता है, तो देखता है कि लाश पर से जो कफ़न है, वो हट रखा है और उसके ऊपर एक आदमी है जो कि बैठा हुआ है। जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ देखता है, गुलाम नबी की तरफ जैसे ही वो देखता है, तो देखता है कि उसका जो चेहरा है ना, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। आँखें उसकी बिल्कुल ही अंदर को धँसी हुई थी और उसके मुँह पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था। और सिर्फ़ इतना ही नहीं दोस्तों, वो मुस्कुरा भी रहा था गुलाम नबी को देख कर के। वो गुलाम नबी से कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी। इतना कह करके जो है ना, मतलब कि गुलाम नबी जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ से टॉर्च गिर जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो बंदा जो होता है वो वहाँ से दूर भाग जाता है। पुलिस बुलाई जाती है और ये केस जो है कराची के एक बहुत ही होनहार इंस्पेक्टर आदिल फ़ारूकी को दे दी जाती है। आदिल फ़ारूकी कराची पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐसा होनहार ऑफिसर था जिसने बहुत सारे केसेस को उसने सॉल्व किया हुआ था। एक से एक जो मुश्किल भरे केसेस जो होते थे वो आदिल को दे दिए जाते थे। आदिल ने बड़े-बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा हुआ था, बड़े-बड़े चोरों को पकड़ा हुआ था और उसने बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस भी सॉल्व किए हुए थे। लेकिन ये केस बहुत ही ज़्यादा अलग था क्योंकि ये केस कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ था। ये केस किसी मांस खाने वाले से जुड़ा हुआ था। खैर, उसके बाद फिर होता ये है कि ये केस जो है सिर्फ एक कैनिबलिज्म का केस बना करके जो है उसको रख दिया जाता है। लेकिन तभी जो है जब इस केस के ऊपर जब बात की जा रही थी, जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तभी क्या होता है कि किसी दूसरे कब्रिस्तान में भी सेम ऐसी ही घटना हमें सुनने को मिल जाती है। और फिर एक और उसके बाद फिर बहुत सारी कब्रिस्तानों में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। आदिल को एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि ये किसी किस्म का एक पैटर्न है जो कि कोई फॉलो कर रहा है, यानी कि लाशों को खाना। अब इन सारी लाशों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता था। जब भेजा गया और इनकी जो रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में ये चीज़ें पता लगी कि इन लाशों में जो ह्यूमन बाइट मार्क्स यानी कि इंसान के काटने के जो निशान हैं वो किसी एक ही बंदे के हैं। इसका ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई एक ही बंदा है जो इन सारे कामों को अंजाम दे रहा है और आदिल का काम ये हो चुका था कि हमें उस बंदे को पकड़ना होगा। लेकिन उस बंदे का नाम क्या है, उसका पता क्या है, इसको जाने बगैर जो है उस बंदे तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उस बंदे को किसी ने देखा भी नहीं था। खैर, आदिल अपनी टीम लेकर के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। जहाँ से सबसे पहला केस आया था उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो उधर लोकल से पूछताछ करने लगता है कि क्या आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है जिस पर आपको शक हो, वगैरह वगैरह, जैसे उनकी तफ्तीश चलती है। तभी क्या होता है, एक बहुत बुजुर्ग सी औरत जो शायद लगभग 60 से 65 साल की होगी, वो कहती है कि तुम उसी को ढूंढ रहे हो ना। तो आदिल मुड़ के देखता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हो, किससे बात कर रही है। कहा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, तुम उसी बंदे को ढूंढ रहे हो ना।
जिस बंदे ने सारे काम किए हुए हैं, कहा कि आप जानती हो उसे? कहा कि हाँ, उसे मैं जानती हूँ और उस बंदे का नाम है असलम। अब यहाँ पे पुलिस के पास एक नाम आ चुका था कि ये काम किसी असलम नाम के बंदे ने किया है। जब उससे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो सबसे पहले तो उसका नाम पूछा गया, तो उसने अपना नाम बताया, शबाना बीबी। अब शबाना जो है वो ये बताती है कि असलम जो था ना वो शुरू से ऐसा नहीं था। असलम को मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, वो शुरू शुरू में बिल्कुल भी ऐसा बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही गुमसुम सा रहने वाला, बिल्कुल एक कोने में बैठ के रहने वाला ऐसा बच्चा था। और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसे मांस खाने वाले काम कर सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है उसने ये चीज़ की होगी। तो आदिल पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है और आपको इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती हैं कि ये काम असलम ने किया होगा? वो बताती हैं कि आज से कई साल पहले असलम के पापा जो है ना, वो भी यहाँ कब्र खोदने का काम किया करते थे। एक रात क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और बारिश की वजह से क्या था कि जो कब्र उस दिन लगाई गई थी, वो कब्र जो थी वो वहाँ से खिसक रही थी और उसको ठीक वहाँ पे करना था, उसको पूरा मैनेज करना था। और उस रात, और अच्छा ये इतने ज़्यादा गरीब थे कि इनके पास खाने-पीने तक को भी पैसे होते नहीं थे, कोई खाना-पीना कहीं इनको मिलता ही नहीं था। इसलिए इसके बाप ने क्या किया था, असलम के बाप ने क्या किया था, असलम के बाप ने जो है वो उस लाश का पीस छोटा-सा काट करके असलम को खिला दिया। ये असलम का पहली बार था जब उसने किसी डेड बॉडी का कोई एक पीस खाया हो, एक इंसानी मांस उसने चखा हो। और उसके बाद से तो जैसे कि एक लाइन सी लग गई, जैसे होता है ना कि शेर के मुंह में खून लग जाना, ये वो वाली बात इसके साथ हो गई थी। फिर असलम को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत लगने लग गई थी। एक दिन हुआ ये था कि असलम जो है ना काफ़ी साल के लिए गायब हो गया था, 18 साल के लिए गायब हो गया। लेकिन जब वो बाद में मिला ना, वो पहले की तरह नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर से जैसे किसी ने सारा खून चूस लिया हो। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहने लगा था वो। और अब उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही हैं यहाँ पे कि वो मांस वगैरह खाता है। ख़ैर, ये सारी रिपोर्ट्स लेकर के जो है आदिल अपने स्टेशन में बैठता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। इनफैक्ट इस केस का इतना ज़्यादा असर हो चुका था आदिल के माइंड पे कि आदिल अपने घर में भी जब था तो इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि आदिल बहुत ही होनहार ऑफिसर था, उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे, लेकिन उन केसेस का स्ट्रेस कभी भी उसने अपने दिमाग में नहीं लिया था। ये पहली दफ़ा था जब उसने इस केस का एक स्ट्रेस अपने सर पे ले लिया था। अच्छा, अब इसके बाद होता ये है कि अगली सुबह जो है ये लोग उस कब्रिस्तान को थोड़ा सा और खंगालते हैं, तो इनको क्या होता है कि इनको असलम की झोपड़ी मिल जाती है। और जैसे ये लोग देखते हैं कि असलम तो घर पे है नहीं, तो ये लोग उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होते हुए देखते हैं कि वहाँ पे एक पुरानी सी डायरी पड़ी है जिस पे साल लिखा होता है 1992 का। और ये चीज़ बहुत अजीब सी थी यहाँ पे, क्योंकि उस पूरे रूम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डायरी और एक इंसानी उंगली थी। और उंगली भी ऐसी थी जैसे किसी ने अभी अभी उसको काट के वहाँ पे फेंका हो, चबा के फेंका हो। खैर, उस डायरी को जब्त कर लिया जाता है और डायरी को ले जा करके स्टेशन में लोग चेक करते हैं, तो देखते हैं कि जो डायरी जो है ना, उसमें बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई थी और उन बातों का कोई सर पैर नहीं था। मतलब कि एक सेंटेंस कहीं कुछ लिखा है तो दूसरे पेज पे सेंटेंस कुछ और लिखा हुआ है, सारे पेजों को खाली रख करके। फिर उसके बाद 3 पेज छोड़ करके चौथे पेज में कुछ और लिखा होगा। अच्छा, उसमें लिखा क्या था मैं आपको बता देता हूँ। लिखा उसमें ये था कि ये मैं नहीं खा रहा, ये मुझे कोई और खिलाता है। तो किसी पेज में ये लिखा होता था कि ये भूख मेरी नहीं है, ये भूख उसकी है। तो किसी पेज में ये लिखा था कि मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे छोड़ने नहीं देगा। इसका मतलब ये तो है कि कोई असलम से ये सारे काम करवा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे अगला ये आता है कि आखिर ऐसा करवाने वाला था कौन? यानी कि मोटिव का यहाँ पे पता करना पड़ेगा। अगले दिन ये दोबारा वहाँ असलम की झोपड़ी में जाते हैं और जाके वहाँ पे उसको पूरा चेक करते हैं वो लोग कि आखिर ये झोपड़ी जो है यहाँ से शायद उनको सुराग मिल जाए। लेकिन तभी क्या होता है, इनको एक कॉल आती है। कॉल आती है किसी दूसरे कब्रिस्तान से और वहाँ से पता चलता है कि एक बंदा वहाँ पे मांस खाता हुआ पकड़ा गया है। इनको लगा शायद वो असलम होगा। जब ये भाग के वहाँ पहुँचते हैं तो इनको पता चलता है कि असलम तो वहाँ पे था ही नहीं, ये कोई दूसरा ही बंदा है जो कि अपने आप को शमून बताता है। अब शमून जो है वो ये कहता है कि मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ खाने के लिए और यहाँ पे मुझे भेजा गया है, मैं खुद यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताते चलता हूँ। असलम के बारे में जब ये चीज़ पता की गई कि वो 18 साल के लिए कहीं गायब हो गया था, जब नेशनल डेटाबेस में इसके बारे में जब खंगाला गया तो पता ये चला था कि असलम जो है ना वो 18 साल पहले ही मर चुका था।
अब सोचने वाली बात ये थी कि जो बंदा डेटाबेस में 18 साल पहले मर चुका है, तो फिर यहाँ पे ये सारे काम कौन कर रहा है? और ये बूढ़ी औरत किसको असलम कह रही है यहाँ पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा असलम भी यहाँ पे हो सकता है? एक सवाल ये था। अब वापस से आते हैं हम शमुन की तरफ में। शमुन जो है वो ये कहता है कि ये काम मुझसे असलम ने करवाया था। अब असलम का नाम सुनते ही जो है ना, आदिल का दिमाग जो है एकदम ही ख़राब हो चुका था। उसको ये लगने लगा कि यार असलम को, जिसको हम मुर्दा समझ रहे थे, जो हमें लग रहा था कि शायद वो मर चुका होगा, अकॉर्डिंग टू डेटाबेस वो बंदा कहीं ना कहीं अभी भी ज़िंदा है और इस केस से उसका कहीं ना कहीं एक लिंक अभी भी है। और वो अब ये काम खुद से नहीं बल्कि किसी और से करवा रहा है। जब शमुन का मेडिकल चेकअप हुआ तो पता ये चला कि उसके पेट में कुछ इंसानी फाइबर्स, कुछ माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स वहाँ पे थे। इसका मतलब ये था कि इसने थोड़ा बहुत इंसानी मीट खाया हुआ था। अब ये चीज़ जो है ना, आदिल को बहुत ज़्यादा मतलब घिन आने लग रही थी कि यार ये जो केस जो है ना, बहुत ही अलग ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ये। क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि एक हम मुर्दे बंदे को, एक डेड बंदे को जो है हम यहाँ पे तलाश रहे हैं, जो कि ज़िंदा हो करके भी जो है ज़िंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं कि दोबारा से लोग असलम के झोपड़ी में जाते हैं, शायद उनको वहाँ पे कुछ मिल जाए, और साथ में लोग शमून को भी लेके जाते हैं। जब शमून को वहाँ पे लेकर के गए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढूंढा डांडा कि शायद उनको कुछ मिल जाए वहाँ पे, और शमून से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ भी हुई थी। तो शमून ये बताता है कि एक रात को उसका इस कब्रिस्तान के सामने जो रोड है वहाँ पे इसका बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि उससे ये बेहोश हो चुका था, शमून बेहोश हो चुका था। तभी क्या था, किसी ने इसको उठा करके किसी एक जगह पे ले जा करके इसकी मरहम पट्टी वहाँ पे की। मरहम पट्टी करने के बाद जो है ना, उस बंदे ने अपना नाम असलम बताया था, और उसी असलम ने जो है ना इसको कंपेल किया, इसको फोर्स किया कि ये इंसानी मीट खाना शुरू कर दे। और एक चीज़ और इसने यहाँ पे बताई कि सर यहाँ पे क्या हुआ था ना कि असलम जो है ना किसी से बात करता हुआ दिखता था यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि असलम अकेला नहीं था वहाँ पे, किसी और से भी बात करता था। लेकिन वो किससे बात करता था, इसकी शक्ल शमून ने कभी देखी नहीं थी। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि असलम जो है ना खुद 6 फुट का था हाइट में, लेकिन तब भी जो है असलम ऊपर की तरफ देख करके बात करता, यानी कि कोई ऐसा था जिसकी हाइट असलम से भी बहुत ज़्यादा थी, और उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कुछ इस तरीके से थी कि तुम्हें अभी भी खाना होगा, तुम्हें और खाना होगा, तुम्हें और गोश्त लाने होंगे। इस तरह की बात यहाँ पे हो रही थी। अब ये चीज़ सुन करके शमून बहुत ज़्यादा डर चुका था। शमून को ये लगने लगा था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे इसका कहा मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। खैर वो अलग बात है कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था वहाँ पे। अब इसके बाद सारी कोशिशें लग गई थी असलम को ढूंढने की, क्योंकि असलम ही जो है वो सारे सवालों के जवाब दे सकता था। अब इसके बाद होता यह है कि इन्हें किसी दूसरे कब्रिस्तान में, जहाँ पे ये एक और वारदात जहाँ पे हुई थी, ये लोग वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जा करके इनको एक पुरानी टूटी हुई मज़ार इनको मिलती है। जब उस मज़ार को थोड़ा सा मुआयना करते हैं तो ये देखते हैं कि उस मज़ार के एक कोने में एक कच्ची सी मिट्टी थी। जब उस मिट्टी को वहाँ से थोड़ा हटाया गया तो देखा कि मिट्टी जो है ना ये कहीं अंदर से, मतलब अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता वहाँ से है कहीं से। तो ये लोग उस रास्ते वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि अंदर जो है ना ढेर सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, और सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं बल्कि वहाँ पे डायरी नंबर भी वहाँ पे थे। जैसे कोई साल लिखा होता 1889 का, कोई साल लिखा था 1913 का, कोई साल था 1950 का, कोई साल था 1970 का, कोई साल था 1986 का। इस तरह के बहुत सारे साल थे, कोई साल तो 2024 का। इस तरह के बहुत सारे साल वहाँ पे लिखे हुए थे। यानी कि ये सिलसिला जो है ये लगभग 150 साल से चलते आ रहा है। अब आदिल और उसकी पूरी टीम जो है पूरे सत्ते में आ चुके थे यहाँ पे कि आखिर ये माजरा जो है कहाँ कहाँ तक लेकर के जाएगा ये, क्योंकि हम तो सिर्फ एक आध ये जो केस थे हम तो इनको ही सॉल्व करने में लगे हुए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो पता लग रहा है कि ये काम की 150 साल से चीज़ें चलती आ रही है। खैर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उस डायरी को ये लोग खंगालने की कोशिश करते हैं। खंगालते हुए देखते हैं कि वहाँ पे ना बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, और हर एक नाम के आगे वहाँ पे उस साल लिखा हुआ था कि वहाँ पे वो कब्र कब बनाई गई थी इस बंदे की, और वो जो कब्र, वो जो नाम जो थे ना वो उसी कब्रिस्तान में मौजूद थे। यानी कि इतना तो पता चल चुका था कि इस कब्रिस्तान में जो लाशें खाई जा रही थी वो कोई आज नहीं बल्कि बहुत पहले से खाई जा रही थी, और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, और कोई था जो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये सारे काम कर रहा था। लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ पे एकदम से वहाँ पे अंधेरा छा जाता है, और तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि हाँ भाई पहचाना मुझे। तो तभी आदिल सोचता है कि भाई ये आखिर ये बंदा कौन है जो मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो तभी जो है टॉर्च मार के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था।
तो इनको थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि भाई यहाँ पे कोई तो हो सकता है, कोई तो होगा यहाँ पे जो कुछ तो यहाँ पे उल्टा सीधा काम कर रहा है, जो कि हो सकता है शायद इनको गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा हो। इन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन वहाँ पे कोई मिला नहीं इनको। तो ये थोड़ा सा क्रीपी इंसिडेंट इनके साथ हो गया था। खैर इन्होंने डिसाइड ये किया था कि आज रात को जो है हम कब्रिस्तान में कुछ अपनी गश्त वहाँ पे लगाते हैं। गश्त इन द सेंस हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने मोशन सेंसर्स वहाँ पे लगाएंगे, इंफ्रारेड कैमरा वहाँ पे लगाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज रात जो है वहाँ पे कोई कब्र में कुछ अपनी इस तरह की हरकत करने आता है कि नहीं आता है। दोस्तों इसके बाद होता ये है कि सारे पुलिस वाले सारी तैयारियों के साथ वेट कर रहे थे उस बंदे के आने का, पॉसिबली जो असलम हो सकता है। अब हुआ ये कि जब वहाँ पे एक कैमरा जो था, जो जितने इन्होंने कैमरा लगाए थे उसमें से एक कैमरा ऐसा था जो कि बीप कर रहा था और बीप करते समझ गए कि हाँ कोई बंदा जो है वहाँ पे आ चुका है। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते उस एरिया में, जब ये पहुँचते तो देखते हैं कि हाँ वहाँ पे कोई बंदा ऐसा है जो कि लाश के ऊपर बैठा हुआ है और उस लाश पर से जो है कुछ वहाँ पे खाने वाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कुछ हद तक उसने खा भी लिया था वहाँ पे। उसके बाद आदिल कहता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। जैसे ही वो बंदा पीछे मुड़ता है ना तो वो कहता है कि मैं ही असलम हूँ, तो मैं ही हूँ जिसको तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। यानी कि अब यहाँ पे असलम की जो तलाश थी वो ख़त्म हो गई। आदिल जो है वो ये कहता है कि भाई तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। ये जो तुम यहाँ पे खेल खेल रहे हो ना, ये खेल तुम्हारा बंद होगा। लेकिन असलम ये कहता है कि तुम मेरी भूख तो रोक लोगे लेकिन इन सब की भूख कैसे रोकोगे। तो जैसे ही सोचते हैं कि हम सब इन सब की भूख, मतलब किसकी भूख की बात कर रहा है ये, तभी क्या होता है कि असलम के पीछे जो है ना बहुत सारे, मतलब 500-600 बहुत सारी जो है छोटी छोटी जो परछाइयाँ जो है ना वो बनने लग रही थी और पीछे से आवाज़ें आ रही थी, गोश्त, खाना, मांस, इस तरह की आवाज़ आ रही थी, खून, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। और ये चीज़ देख करके जो है ना पूरी की पूरी टीम जो थी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ये चीज़ देखी क्या है यहाँ पे, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा, जो शमून जो था बेचारा, उस शमून ने उसकी पहचान कर ली थी, उसने कहा भी था कि हाँ यही असलम है। बेचारा शमून जो था वो तो डरा ही हुआ था, वो तो बेचारा कोने में बैठा हुआ था। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि आदिल कहता है कि तुम ये सारे ड्रामे बंद करो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो असलम जो है वो ये कहता है कि तुझे क्या लगता है कि ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। तो आदिल ये पूछता है कि मेरे लिए करने का क्या मतलब है ये। तो कहता है कि याद कर, बहुत साल पहले 1992 में कोई यहाँ पे आया था, वो तू ही तो था। अब आदिल सोचता है कि मेरी बात है भी कर रहा हो। सारी टीम वाले जो है वो आदिल की तरफ देखे थे कि आदिल सर का इस केस से क्या कनेक्शन है। तभी आदिल को याद आता है कि वही कब्रिस्तान है जहाँ पे ये स्कूल पिकनिक के लिए लोग कहीं आसपास में आए हुए थे और ये गलती से इस कब्रिस्तान में आ गया था। और जब ये आ गया था तो 6 घंटे के लिए गायब था और जब ये मिला था तो इसको कुछ पता ही नहीं था कि पिछले 6 घंटे ये था कहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आदिल जो है वो इस कब्रिस्तान में पहले भी आ चुका था जब वो बहुत छोटा था। असलम ने ये बताया कि उस दिन जब तू गायब हो गया था ना तो तू अपने लोगों से मिलना चाहता था, बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन तुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था, तू बहुत ज़्यादा डर चुका था। तब तुझे मैंने अपने पास कुछ घंटे के लिए रखा हुआ था और मैंने तुझे भी टेस्ट कराया था। आदिल पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो असलम ये बताता है कि मैंने तुझे भी थोड़ा सा मीट मैंने टेस्ट कराया था और मीट कोई ऐसा वैसा नहीं, इंसान का मीट था। इसका मतलब ये था कि इंसान का मीट उस दिन सिर्फ असलम ने नहीं बल्कि आदिल ने भी खाया हुआ था, लेकिन आदिल को इसके बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, ना ही उसको ये बातें याद थी। तभी जो है आदिल ये कहता है कि तुम अपनी सारी बकवास बंद करो, तुम्हारा खेल अब ख़त्म हो चुका है और अब अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की तो जो है अब मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। तभी क्या होता है कि असलम खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो आदिल पे अटैक करने आ रहा था। आदिल तभी के तभी 3 गोली असलम के सीने में दाग देता है। असलम नीचे को गिर जाता है, उसके मुंह से खून आता है, लेकिन वो हंसते हंसते ये कहता है कि तुम मुझे तो मार दोगे लेकिन इन सब की जो भूख है ना उसको तुम कभी भी शांत नहीं कर पाओगे। और इतना कह करके असलम जो है अपनी जेब से चाकू निकालता है और अपनी गर्दन खुद ही काट लेता है। इतना करके असलम का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है।
जो केस था उसको ये बोल करके बंद कर दिया गया कि ये कोई सरफिरा बंदा था जो कि कब्र से उल्टे सीधे काम किया करता था, शायद डाका डालता था। खैर सबको लग रहा था कि अब ये केस जो है ये बंद हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब कब्रिस्तान में जो है सारी कब्रें, सारी डेड बॉडी जो हैं वो बहुत ही चैन से, बहुत ही आराम से रहेंगी, रेस्ट इन पीस। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। कब्रिस्तान का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको एक रात जो है ना वहाँ पे कुछ आवाज़ आने लगते, कब्र से उसको कुछ आवाज़ आने लगते। जब दोबारा चेक करने जाते तो उसको ये लगा कि यार कहीं असलम जैसा कोई दोबारा वापस तो नहीं आ गया है। जब उसने टॉर्च वहाँ पे मारी ना तो वहाँ उसने देखा कि पुलिस की कैप वहाँ पे मौजूद थी। उस कैप को जब उसने वहाँ पे उठाया ना तो उसने उसके अंदर से एक चिट बाहर निकलती हुई देखी। उस चिट में ये लिखा होता कि अब हमारी भूख को ये बंदा शांत करेगा। और बहुत दूर से जो है ना किसी कुछ खाने पीने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई हड्डी को चबा रहा हो। दोस्तों ये कहानी जो है कराची के कब्रिस्तानों की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को ढेर सारा प्यार दें, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप किस टॉपिक पे कहानी चाहते हैं और अगर आपकी भी अपनी कोई कहानी है तो आप मेल करके हमें दे सकते हैं। मेल हमने यहीं पे कहीं लिख के दिया होगा, आप उस पर हमें अपनी स्टोरीज मेल करके हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं कौशिक दहलवी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।